हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 227। इससे पहले इस कहानी के 226 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था। सिया मुंह बनाकर बोलती है कि तुम सूर्यांश भैया को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे क्या? संकल्प ने भी हाथ जोड़कर कहा कि अरे देवी माँ, चल ना यहाँ से। अभी के लिए सूर्यांश भैया के सामने जाने की सिचुएशन नहीं है हमारी, वरना हम भी लपेटे में आ जाएंगे। चलो यहाँ से चुपचाप से। ये कहकर वो भी सिया को वहाँ से जबरदस्ती लेकर चला गया। वो सिया को लेकर सीधा प्रताप हाउस पहुँच गया था। इतना आप सब लोग पिछले भाग में देख चुके थे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। संध्या और संजय दोनों ही गार्डन में बैठे हुए थे। संकल्प ने हल्का सा झांक कर देखा और बोला कि हे भगवान, ये लैला मजनू यहीं पर बैठे रहते हैं हमेशा। आज अगर बाबा अम्मा के हाथ लग गया ना तो फिर पता नहीं क्या होगा। संकल्प ने भी सिया को देखकर कहा कि पेड़ पर चढ़ी हो कभी? सिया ने भी अपनी गर्दन ना में हिलाई तो संकल्प बोलता है कि जिंदगी में कभी ना कोई काम पहली बार तो करते ही है ना सिया। और अगले 10 मिनट में संकल्प और सिया दोनों ही प्रताप हाउस के बैक साइड के एक पेड़ के पास आकर खड़े हुए थे, जिस पर चढ़ने के बाद संकल्प भी अपने कमरे की बालकनी तक पहुंच जाता। संकल्प बोलता है कि सिया, पेड़ पर चढ़ो तुम। सिया ने भी अब डरते डरते ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं चढ़ने वाली इस पेड़ पर। मैं गिर जाऊंगी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। संकल्प बोलता है कि तुम गिरोगी ना तो तुम्हारी हड्डी पसली टूटेगी, लेकिन घर वालों ने अगर देख लिया ना तो फिर मेरी हड्डी पसली टूट जाएंगी अभी। सिया गुस्से में संकल्प को घूर कर देख रही थी और इतने में ही संकल्प बोलता है कि देखो, मैं इस पेड़ पर चढ़कर अपनी बालकनी में जाऊंगा और फिर तुम इस पेड़ पर चढ़कर उस टहनी तक आ जाना और फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा और तुम भी मेरे कमरे की बालकनी में पहुंच जाओगी, ओके? क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है अंदर जाने का। फिर हम घर वालों को कह देंगे कि हम तो कल रात ही वापस आ गए थे, वरना तुम नहीं जानती हो, हमारी चटनी बन जाएगी चटनी। सिया भी बोलती है कि नहीं, हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बनेगी। और अगर मैं बता दूं ना कि कल रात तुमने कैसे कैसे बिहेव किया है मेरे साथ, तो शायद चटनी के साथ तुम्हारी बाजरे की रोटी भी बन जाएगी। संकल्प भी पेड़ पर चढ़कर सिया को ही घूर घूर कर देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो कि छुटकी, तू अडल्ट हो जा, फिर तुझे बताऊंगा। संकल्प बोलता है कि छुटकी, मैं तुझे क्या समझाया था? तू तो घर पर जाकर किसी को भी कुछ मत बताना। तू तो मुझे ही ब्लैकमेल करने लगी। सच में यार, तू तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। सिया बोलती है कि वैसे ब्लैकमेल करने का आइडिया मुझे आया ही नहीं था पहले, लेकिन ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। संकल्प बोलता है कि तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर संकल्प भी पेड़ पर चढ़ गया और देखते ही देखते पेड़ से होता हुआ वो सीधा अपने बालकनी में कूद गया। उसने फिर सिया को भी ऊपर आने का इशारा किया और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। संकल्प की तो जान ही एकदम से निकल गई थी और आंखें एकदम हैरानी से फैल गई थी। सिया ने भी अब अपना चेहरा दुपट्टे से जल्दी से छुपा लिया था। संकल्प ने भी हल्का सा पलट कर देखा तो वहां पर नकुल खड़ा हुआ था। नकुल को देखकर संकल्प के चेहरे पर थोड़ी सी तसल्ली आ गई थी। नकुल ने इशारों में ही संकल्प से पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। संकल्प ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई, तुझे मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए इस लड़की को ऊपर लेकर आना है हमें। तो प्लीज़ मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो जाना प्लीज़। देख, कोई आ तो नहीं रहा है ना? नकुल ने भी बस धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर एक बार सिया की तरफ देखकर संकल्प को इशारा किया। लड़की तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। नकुल का इशारा समझ नहीं पाई थी सिया भी। वो तो चुपचाप उसे देख रही थी क्योंकि वो नकुल से बहुत दूरी पर खड़ी थी, लेकिन संकल्प के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी नकुल के गाल पर हाथ लगाकर प्यार से कहा कि लेकिन यार, अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाने दो। फिलहाल के लिए तुम जाओ ना, देखो कोई आ ना जाए, वरना मेरे घर वाले मुझे ही उल्टा लटका देंगे और मैं इसी पेड़ में चुड़ैल बनकर बैठूंगा। नकुल के चेहरे पर भी बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो भी वहां से बाहर की तरफ चला गया। संकल्प ने फिर सिया की तरफ देखा और कहा कि अब मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? चढ़ो ना पेड़ पर जल्दी से। सिया ने भी अपना चेहरा, जो कि अभी छुपाया हुआ था, दुपट्टा नीचे किया और धीरे से बोलती है कि ये लड़का कौन था? संकल्प ने भी धीरे से सिया की तरफ देखा और कहा कि नकुल, मेरे राम निवास बाबा जी का पोता, मतलब पापा जी के ताऊ जी का बेटा है, मेरा कजन। अरे यार, तुम नकुल के बारे में क्यों पूछ रही हो इतना ज़्यादा? मेरे बारे में पूछो ना।
मतलब तुम ऊपर आओ ना जल्दी से। सिया ने भी हाथ अपनी कमर पर रखा और कहा कि पहले ये बताओ कि वो इशारों में क्या बोल के गया है। जल्दी से बताओ मुझे। संकल्प के चेहरे पर तो बड़ी ही सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोलता है कि यही कि हमारी जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिया ने गुस्से में घूर कर संकल्प की तरफ देखा और बोली, जूती उतार कर फेंक के मारूंगी, समझे ना। संकल्प बोलता है कि हाँ, जूती से याद आया, जूती उतार कर फेंक कर मारो, मैं कैच करूंगा। सिया को भी संकल्प की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने भी सच में अपनी जूती उतारी और संकल्प की तरफ फेंकी। संकल्प ने भी जूती को कैच कर लिया और फिर एक साइड बालकनी में फेंकते हुए बोला कि अब दूसरी भी लाओ। सिया को तो सच में अब संकल्प पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से अपनी दूसरी जूती निकाली और उसे भी संकल्प की तरफ जोर से फेंक कर मारा। संकल्प ने दूसरी जूती भी कैच कर ली और फिर वहीं बालकनी में फेंकते हुए बोलता है कि हाँ, अब अपना दुपट्टा रोल करके फेंको, वरना ये किसी टहनी पर लग गया ना तो फिर गिर जाओगे तुम और नाक मुंह एक हो जाएगा तुम्हारा। और अगर तुम गिर गई ना तो फिर मेरे घर वाले मुझे हमेशा के लिए कब्र में लिटा देंगे, समझी ना। संकल्प ने जैसे कहा था वैसे वैसे ही सिया ने किया था। उसने भी अपना दुपट्टा अच्छे से रोल किया और उसका एक गोल बना लिया और फिर संकल्प की तरफ जोर से फेंक दिया। वो गोल एकदम फेंकने से खुल गया था, लेकिन संकल्प ने दुपट्टे का एक सिरा पकड़ लिया था और उसे पेड़ की टहनी को खींचकर बालकनी में उसके दुपट्टे को भी फेंक दिया था। सिया ने काफी ज्यादा गुस्से में कहा कि तुमने मेरा दुपट्टा बालकनी में फेंक दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अभी अम्मा पापा से शिकायत करके आती हूँ। संकल्प ने अपने हाथ जोड़कर कहा कि अरे चुड़ैल, तुझे कितनी बार एक ही बात बतानी पड़ेगी। चुपचाप से ऊपर आ जाओ ना प्लीज, घर में हंगामा हो जाएगा और हड्डियां पसली टूट जाएंगी मेरी। वैसे भी सूर्यांश भैया को लेकर घर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हंगामा होने वाला है। हम दोनों लपेटे में आ गए ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाथ जोड़कर कह रहा हूँ मेरी माँ, क्यों मुझे मरवाने पर तुली हुई हो तुम। प्लीज आ जाओ ना सिया, प्लीज। सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, ठीक है आ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। संकल्प ने भी दांत पीसते हुए कहा कि तुम एक बार ऊपर तो आ जाओ, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं तुम्हें। सिया ने भी गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा तो संकल्प ने भी अपने 32 दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सच में बहुत ज्यादा प्यारी बच्ची हो। चलो शाबाश, जल्दी से अब पेड़ पर चढ़ो, जल्दी से, और मोटी वाली टहनी पर चढ़ना। ओके। सिया ने हिम्मत की और फिर एक टहनी पकड़कर पेड़ पर चढ़ने लगी। उसके हर एक कदम रखने से संकल्प की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि अगर सिया का पैर गलती से भी फिसल जाता और वो जमीन पर गिर पड़ती तो शायद संकल्प को तो हार्ट अटैक से ही मर जाता वो तो ये सोच सोच कर ही पागल हो रहा था कि उसकी फैमिली को अगर गलती से भी पता चल गया कि वो कल पूरी रात सिया के साथ एक ही कमरे में बंद था तो उसकी मम्मी उसके साथ क्या ही करेंगी। उसका तो भरता ही बना के रख दिया जाएगा पूरे घर में। और आखिरकार सिया भी धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ती हुई बालकनी तक पहुंच गई, लेकिन पेड़ की टहनी और बालकनी के बीच में अभी डिस्टेंस ज्यादा था। संकल्प तो बंदर की तरह कूद गया था, लेकिन सिया उस डिस्टेंस को कूद कर क्रॉस नहीं कर सकती थी। वो धीरे से डरते हुए बोलती है कि अब मैं वहां तक कैसे आऊं। संकल्प ने अपना एक हाथ सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें खुद ही खींच लूंगा। सिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि बुद्धू हो क्या, मुझे पागल समझते हो क्या, मैं गिर गई तो। संकल्प बोलता है कि अरे तुम्हारे गिरने से ज्यादा डर तो मुझे है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी कल रात की बातों के बारे में कुछ भी पता चले। पागल लड़की, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। सिया ने भी गुस्से में कहा कि तुम मुझे कई बार पागल लड़की बोल चुके हो, एक बार चुड़ैल भी बोला था तुमने और अनगिनत बार छुटकी चुटकी भी बोल चुके हो, समझे ना। मैं सच कह रही हूँ, अम्मा बाबा को जाकर अभी के अभी बता दूंगी कि कल रात कैसे तुम पागलों की तरह शर्ट उतार कर नंगे घूम रहे थे। संकल्प को सिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि ये लड़की जितनी छोटी है उतनी ही ज्यादा खोटी भी है। संकल्प ने फिर बहुत ही प्यार से कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं गिरने दूंगा, प्लीज मेरा हाथ तो पकड़ लो तुम, मेरा हाथ पकड़ो, मैं जल्दी से तुम्हें खींच लूंगा। सिया ने भी डरते डरते अपना हाथ संकल्प के हाथों में रख दिया और संकल्प बोलता है कि अब जब मैं कहूंगा ना जंप तो तुम एकदम से कूद जाना। सिया गुस्से में बोली कि पागल लड़के, अगर मैं कूदूंगी तो गिर नहीं जाऊंगी। संकल्प गुस्से में बोलता है कि काश सूर्यांश भाई की जगह मैं फंस जाता वहां पर। अरे लड़की, जो कह रहा हूं ना वो करो ना, चुपचाप बस मेरा हाथ कसकर पकड़ना। सिया ने गुस्से में कहा कि अगर मैं गिर गई ना तो फिर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। संकल्प बोलता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। घर वाले
गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। चलो अब जल्दी से 3 बार गिनते हैं और फिर तुम जंप कर लेना। सिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और संकल्प बोला 1 2 3 और सिया ने एकदम से जंप लगा दी और संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और दोनों ही बालकनी में धड़ाम से गिर पड़े। संकल्प नीचे था और सिया उसके ऊपर। संकल्प ने एक राहत की सांस ली और वो सिया को सही सलामत घर के अंदर ले आया था। अब वो लेटा लेटा सोच रहा था कि सिया को कैसे नीचे वाले कमरे में भेजा जाए, ताकि जब सवाल पूछे जाएं तो वो कह दे कि सिया तो नीचे कमरे में अकेली सो रही थी। क्योंकि अगर किसी ने सिया को संकल्प के कमरे से निकलते हुए देख लिया तो पहले तो उसे बोन फायर के सामने उल्टा लटकाएंगे और फिर उसे बोन फायर के आग उन दोनों के फेरे करवा देंगे। संकल्प भी करना चाहता था, लेकिन अभी नहीं, कुछ साल के बाद। सिया के पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद सिया भी गहरी सांस ले रही थी, क्योंकि उसे जंप करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पहली बार उसने ऐसा कोई एडवेंचर किया था। संकल्प बोलता है कि उठ जाओ, ये कोई रोमांटिक पोज नहीं है। देखने में हल्की हो लेकिन बहुत ज़्यादा भारी हो, जल्दी उठो। सिया संकल्प के ऊपर से उठ गई और उसने सबसे पहले संकल्प के सीने पर एक जोर से पंच मारा और बोली कि मेरा दुपट्टा बालकनी में क्यों फेंका। संकल्प बोलता है कि वो पड़ा, तुम्हारा दुपट्टा उठाओ और निकलो यहाँ से। सिया ने ऐसे ही किया, अपना दुपट्टा उठाया और अपनी जूती उठाई और जैसे ही कमरे की तरफ गई, संकल्प ने उसकी बाजू पकड़ ली और बोला कि अरे पागल तो नहीं हो गई तुम? जब मैं कहूँगा तब जाना है तुम्हें, तुम तो मेरा जनाजा ही उठाओगी। तभी नकुल कमरे के अंदर आ गया और उसने इशारों में ही कहा कि दिशा चाची आ रही हैं। संकल्प की आंखें तो हैरानी से फैल गईं। उसने भी सिया की तरफ देखा और फिर सिया की बाजू पकड़कर उसे बाथरूम में ढकेलते हुए बोला कि कहीं मत जाना, बाथरूम में ही रहना, जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक तो बिल्कुल भी मत निकलना, या फिर नकुल तुम्हें बाथरूम से निकालेगा, समझ गई ना? सिया गुस्से में संकल्प को देख रही थी और वो बोलती है कि मेरी मती मारी गई थी जो मैंने ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे और सूर्यांश भैया के साथ प्रताप हाउस में आ जाऊंगी। संकल्प ने भी हाथ जोड़कर कहा कि अच्छा, आज एडजस्ट कर लो तुम, प्लीज देवी माँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। ये कहकर उसने भी दरवाजा बंद कर दिया और इतने में ही दिशा, किट्टू, अवनी और नव्या चारों ही संकल्प के कमरे में आ गई। संकल्प ने चारों को देखा तो उसके दिल की धड़कनें और भी तेजी से भागने लगी। इतने में ही दिशा आगे आई और गुस्से में बोली कि संकल्प, जो पूछूंगी सही सही जवाब देना, वरना। संकल्प ने बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। कुछ हुआ है क्या मम्मी? इतने में ही अवनी भरे हुए गले से बोली कि तू कहाँ था जब सूर्यांश उसे तन्वी के साथ कमरे में गया था? संकल्प को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अवनी तो आंखों में पानी लेकर सोफे पर बैठ गई और बोली कि मेरा बेटा आकृति को पसंद करता है, उस तन्वी को नहीं। लेकिन पूरी मीडिया में मेरे बेटे की इज्जत पर कीचड़ उछाला जा रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। तेरे बड़े पापा बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ से गए हैं। सहदेव से यही प्रार्थना है कि रुद्र नील को संभाल ले, कहीं वो गुस्से में कुछ कर ना दे। तो वहीं संकल्प मन ही मन खुद से बोलता है कि नील ने तो गुस्से में सूर्यांश को थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल किट्टू ने संकल्प की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोली, तेरी माँ ने तुझसे कुछ पूछा है? कहाँ था तू उस वक्त जब तन्वी और सूर्यांश एक साथ उस कमरे में गए थे? संकल्प ने हिम्मत करते हुए कहा कि मैं तो सिया को लेकर कल रात ही वापस आ गया था। भैया से कहा था कि मैं जा रहा हूँ और भैया ने भी कहा था कि मैं भी बस आ ही रहा हूँ। और तभी आवनी ने भी संकल्प की तरफ देखा और कहा कि सिया भी गई थी पार्टी में। संकल्प ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर अटकते हुए बोला कि आपको अम्मा बाबा ने नहीं बताया क्या? वो भी तो हवेली से सीधा पार्टी में आई थी और फिर नीचे कमरे में ही सो रही होगी वो। अवनी ने भी अपने आंसू पोंछे और नव्या जाकर अवनी के पास बैठ गई और अवनी को संभालते हुए बोलती है कि अब सिया को भी पता चल जाएगा, और अगर सिया को भी पता चल गया ना तो फिर पूरे गांव में पता चल जाएगा सूर्यांश और तन्वी एक साथ एक कमरे में थे। हे भगवान, क्या ही हो रहा है हमारे साथ? वहीं संकल्प भी मन ही मन बोलता है कि सिया को तो सब कुछ पता है। इतने में ही अवनी ने दिशा से कहा कि दिशा, तुम जाओ, उस बच्ची को उठाओ और उसे नाश्ता करा कर वापस गाँव में ही भेज दो, माँ बाप परेशान हो रहे होंगे उसके। दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कमरे से निकल गई और उसी के साथ वो संकल्प को बहुत सारा डांट देकर चली गई थी। संकल्प ने भी नकुल को देखा तो नकुल ने भी आंखें झपकाई, जैसे कहना चाहता हो कि वो सब कुछ संभाल लेगा। नकुल सीधा अवनी के पास गया और उसके आंसुओं को पोंछकर इशारों में बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवनी ने भी नकुल के गाल पर हाथ रखकर कहा कि तूने कुछ खाया? नकुल ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। अवनी ने भी खड़े होकर कहा कि तू चल, कुछ खा ले, जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो अपने बेटे पर पूरा यकीन है, सूर्यांश ऐसा नहीं
नहीं है, वो आकृति को पसंद करता है। ज़रूर उस तन्वी ने ही कुछ किया होगा। और तभी संकल्प बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है बड़ी माँ, उस तन्वी की बच्ची ने कुछ किया होगा। और उसकी माँ शीला का बुढ़ापा, वो भी ना एक नंबर की चंट औरत है। आप फिक्र ना करिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और नकुल उन तीनों को लेकर कमरे से बाहर जा ही रहा था कि तभी अक्षत कमरे में घुसा और सीधा बाथरूम के अंदर जाने लगा। तभी संकल्प और नकुल दोनों की ही आंखें एकदम से फैल गईं। संकल्प ने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया और अब तो मुझे हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। वो बाथरूम के दरवाजे के गेट तक ही पहुंचा था कि तभी संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहा कि अक्षत, घर में इतना कुछ हो गया है और तू है कि बाथरूम में जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? अक्षत ने हैरानी से संकल्प को देखा और एकदम से बोला कि भाई, मुझे पता है कि क्या हुआ है। हमारे भाई ने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना अपने भाई के साथ में, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। बस ये मीडिया वालों को ना ढंग से ही ठीक करना पड़ेगा मुझे अब। पर बाथरूम में तो जाना ही पड़ेगा ना यार, ये तो नेचुरल कॉल है और फिर इसे तो नहीं रोक सकता हूँ ना मैं। इतना कहकर बाथरूम की तरफ वो फिर से जाने लगा तो संकल्प ने अक्षत को आंखों में ही कुछ इशारा किया। अक्षत बोलता है कि आंखों ही आंखों में क्या इशारा कर रहा है तो मुझे बाथरूम तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं बाथरूम करके आता हूँ अभी, फिर देखते हैं कि इस तन्वी और शीला आंटी का क्या करना है। ओके। अक्षत भी अब बाथरूम के अंदर गया तो उसकी चीख एकदम से निकल गई और उसकी चीख के साथ संकल्प तो धड़ाम से बेड पर आकर गिर गया था, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। अक्षत इतनी जोर से चिल्लाया था कि तीनों ही देवरानी जेठानी दरवाजे पर ही रुक गईं। नव्या ने पलट कर बाथरूम की दरवाजे की तरफ देखा और एकदम से बोलती है कि क्या है अक्षत? अक्षत अपनी आंखों के सामने सिया को देख रहा था और सिया ने डर के मारे अपने दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लिया था। अक्षत को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सिया संकल्प के बाथरूम में क्या कर रही है और अब तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अक्षत भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और एकदम से दीवार से चिपका हुआ खड़ा था। इतने में ही सिया ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और फिर अक्षत की तरफ देखकर मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। इतने में ही नव्या फिर से बोलती है कि अक्षत, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए हो? क्या हुआ है? कुछ है क्या अंदर? अक्षत ने हकलाते हुए कहा कि माँ वो बाथरूम में छिपकली है। नव्या ने गुस्से में कहा कि और तू छिपकली से डर गया? अक्षत अभी भी हैरानी से सिया की तरफ ही देख रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ माँ, छिपकली बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर भी, एकदम से गोरी गोरी। ये सुनकर तो सिया की आंखें एकदम से फट गईं और वो आंखें फाड़कर अक्षत को देखने लगी। वहीं नव्या, अवनी और किट्टू एक दूसरे को हैरानी से देख रही थी। इतने में ही किट्टू ने कहा कि अक्षत, क्या मजाक है ये? कोई टाइम है क्या मजाक करने का? ये तुम नहीं जानते हो घर में क्या हो रहा है? अक्षत बोलता है कि अरे बड़ी माँ, सच कह रहा हूँ, 5 फुट की है छिपकली। वहीं संकल्प, जो कि सीने पर हाथ रखकर बेड पर चुपचाप से लेटा हुआ था, वो एकदम से खड़ा हुआ और बोला कि 5 फुट 3 इंच की है। अक्षत को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था कि हो ना हो इन सब में संकल्प भी शामिल है। अक्षत ने भी एकदम से चिल्लाते हुए कहा कि तूने छिपकली की हाइट नाप करके देखी थी क्या, जो तुझे इतना ज्यादा पता है? और तभी संकल्प बाथरूम के दरवाजे तक गया और बोला कि नहीं, छिपकली ने मुझे खुद ही बताया है कि 5 फुट 3 इंच की है। भाई प्लीज, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ तुझसे, छिपकली को दीवार से ही चिपका कर रखना, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर सबने छिपकली को देख लिया ना तो घर वाले तेरे भाई को मगरमच्छ बनाकर बहुत ज्यादा मारेंगे, बहुत ही ज्यादा मारेंगे। तू समझ रहा है ना अक्षत मैं क्या कह रहा हूँ? अक्षत बोलता है कि लेकिन ये छिपकली तेरे बाथरूम में आई कैसे? संकल्प ने भी दरवाजे से ही कहा कि वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, वो मेरी बालकनी के बाहर जो पेड़ है ना, उसी पर चढ़कर आई है। अक्षत बोलता है कि मैं तेरी छिपकली का नाम रख दूं क्या? संकल्प का भून कर भी एकदम से खून खौल रहा था। वो खुद को दीवार से एकदम से चुनवा ले, उस सिचुएशन को अक्षत पूरा पूरा फायदा उठा रहा था। और फिर संकल्प ने हल्का सा पलटकर अपनी तीनों ही माओं को देखा और फिर बोला कि अक्षत प्लीज यार, बाहर आ जाना, मेरी छिपकली तुझसे डर जाएगी, प्लीज जल्दी आ जा बाहर। अक्षत ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि तेरी छिपकली? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तेरी छिपकली है। संकल्प बोलता है कि यार अक्षत प्लीज, बस बहुत हो गया है यार, प्लीज तू बाहर निकल, घर की सिचुएशन तू देख लेना, प्लीज तू बाहर आ जाना। अक्षत बोलता है कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर उसने भी धीरे से सिया से कहा कि मम्मी बाहर ही हैं, अभी बाहर मत आना, समझ गई ना तुम? सिया ने भी धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अक्षत ने भी बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर संकल्प को देखने लगा और फिर अपनी एक ऐब्रो चढ़ाकर उसकी तरफ देखकर बोलता है कि मैंने तेरी छिपकली का नाम रखा है। संकल्प ने अपनी तीनों ही माओं को देखा तो
तीनों ही माएँ गुस्से में दोनों ही भाइयों को घूर रही थी। इतने में ही अच्युत बोलता है कि माँ, सिया नाम कैसा है? मैंने इसकी छिपकली का नाम सिया नाम रख दिया है। संकल्प गुस्से में अच्युत की तरफ घूर कर देख रहा था और अगले ही पल अच्युत पेट पकड़ कर भागता हुआ बोलता है कि अरे यार, छिपकली ने तो प्रेशर ही बना दिया, फ्रेश भी नहीं होने दिया मुझे। इतना कहकर उस कमरे से वो एकदम से बाहर की तरफ निकल गया। तो वहीं वो तीनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे को देख रही थी और इतने में ही नीचे से दिशा की आवाज़ आती है कि अवनी दीदी, सिया तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। तीनों ही देवरानी जेठानी ने हैरानी से संकल्प को देखा तो संकल्प बोलता है कि मुझे क्या देख रही हो आप लोग? हो सकता है कि गार्डन में चली गई हो। तीनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो किट्टू भी अवनी की बाजू पकड़कर बोलती है कि अरे भाभी, आप चलो ना यहाँ से, ये तो हमें पागल कर देगा, चलो यहाँ से। तीनों ही वहाँ से चली गईं और उसके जाते ही संकल्प ने सबसे पहले अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। सिया गुस्से में अभी संकल्प को घूर घूर कर देख रही थी और संकल्प ने भी सिया की बाजू पकड़कर उसे बाथरूम से निकाला और बोला कि इतने गुस्से में देखने का वक्त नहीं है अभी मेरे पास, किसी दिन फुर्सत में देख लेना आखिर मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। अभी एक काम करो, निकलो यहाँ से जल्दी से जल्दी। ये कहकर वो भी सिया को दरवाजे तक लेकर आ गया और उसने भी दरवाज़ा खोलकर देखा तो तीनों ही देवरानी जेठानी वहीं कॉरिडोर में खड़ी हुई थी, क्योंकि अवनी अभी रो रही थी और नव्या और किट्टू अवनी को समझा रही थी। संकल्प का मन तो अभी ऐसा कर रहा था कि जैसे खुद को क्या ही कर ले वो। संकल्प ने भी नकुल की तरफ देखा तो नकुल ने भी बालकनी की तरफ इशारा किया। वो सिया को खींचता हुआ वापस से बालकनी में लेकर आ गया और बोला कि फिर से उतरना आता है तुम्हें? सिया को तो इस वक्त संकल्प के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो संकल्प को ऐसे देख रही थी जैसे अभी की अभी ही खा जाएगी। वहीं संकल्प ने अगले ही पल घुटने टेक दिए थे और अपने हाथ जोड़कर बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ उतर जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ उतर जाओ, गार्डन के पीछे की तरफ घूमते हुए अम्मा बाबा के पास पहुँच जाओ ना तुम, प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ देवी माँ, प्लीज़। ये कहकर उसने भी अपना सिर सिया के पैरों में रख दिया। सिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो संकल्प की जान ही ले लेकिन अगले 2 मिनट में संकल्प पेड़ से नीचे उतर गया था और सिया को देखकर बोलता है कि अरे उतरो ना सिया, वहाँ क्यों आप देख रही हो खड़ी होकर? सिया बोलती है कि अगर मैं गिर गई ना तो संकल्प तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। संकल्प बोलता है कि हाँ मत छोड़ना, पर प्लीज़ आ जाओ ना नीचे। सिया धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी, लेकिन जब वो आखिरी में पहुँचती है तो उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन संकल्प ने उसे कैच कर लिया था। सिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और संकल्प कुछ देर तक तो अभी सिया को ही देखता रह गया। बहुत मासूम थी सिया, संकल्प की हर बात मान रही थी। उसकी जगह कोई और होती तो शायद अब तक संकल्प का गला दबा चुकी होती। संकल्प बोलता है कि सिया आंखें खोलो। सिया ने हल्की सी आंखें खोली और बोली कि मैं गिरी नहीं हूँ। संकल्प ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं गिरी हो, नहीं गिरी हो यार। संकल्प ने भी सिया को गोद से नीचे उतारा और बोला कि अब तुम यहाँ से सीधा आगे वाले गार्डन में जाओगी और फिर अम्मा बाबा से बात करोगी, ओके? और अम्मा बाबा पूछेंगे कहाँ गई थी तो कह देना कि पीछे वाले गार्डन में घूमने के लिए गई थी, समझ गई ना? सिया ने भी संकल्प को देखकर गुस्से में कहा कि छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। संकल्प बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी भी ना छोड़ो। फिलहाल के लिए तो यहाँ से सीधा सीधा जाओ और अम्मा बाबा से बात करो। और हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, कल की बातें किसी को भी मत बताना, किसी को भी नहीं। कोई तुमसे कुछ भी पूछे ना तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना तुम, बाकी मैं खुद ही देख लूँगा। सिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और गुस्से में संकल्प को देखकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अब संकल्प ने भी राहत की सांस ली। सिया भी सीधे पिछले वाले गार्डन को पार करते हुए आगे वाले गार्डन में चली गई, जहाँ पर संजय और संध्या दोनों ही बैठे हुए थे। सिया भी उन्हें देखकर खुद को नॉर्मल करते हुए बोलती है कि अम्मा बाबा जल्दी उठ गए। संजय ने भी अब सिया की तरफ पलट कर देखा और टाइम देखकर बोलता है कि बेटा 9 बज रहे हैं, तुम लेट उठी हो लगता है। हाँ। सिया ने भी हल्के से दांत दिखाते हुए अपने पीछे देखा, जहाँ पर संकल्प खड़ा हुआ उसे हाथ जोड़कर आगे जाने का इशारा कर रहा था। सिया भी जाकर अब संध्या के पास में ही बैठ गई और बोली कि अब हम घर कब जाएंगे अम्मा? और तभी वहां पर शुभ और निहाल दोनों ही आ जाते हैं। शुभ ने संजय और संध्या को देखकर कहा कि माँ पापा हवेली जाना है तो चले जाइए। संध्या बोलती है कि जाना तो है, कितने ही खेतों का काम रुका पड़ा हुआ है, तुम तो हफ्ते में बस एक बार ही जाते हो, तुम्हें क्या पता कि मजदूर काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तुम्हें तो बस यहाँ से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन सिया को नाश्ता तो करवा दो पहले। और तभी सिया बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मतलब मुझे थोड़ी सी एसिडिटी हो रही है, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं
है अम्मा, मम्मी पापा के पास जाना है, प्लीज़ अम्मा बाबा चलो ना यहाँ से। इतना कहकर उसने भी हल्का सा पलट कर संकल्प की तरफ देखा तो संकल्प, जो कि अभी पेड़ की ओट के पास चुप कर खड़ा हुआ था, उसने भी बस अंगूठा दिखाया, जैसे कहना चाहता हो कि बिल्कुल सही जा रही हो तुम, बस ऐसे ही जाना है तुम्हें। शुभ और निहाल दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते थे कि अम्मा और बाबा को सूर्यांश के कांड के बारे में कुछ भी गलती से भी पता चले। इसीलिए वो जल्द से जल्द बस उन दोनों को हवेली भेजना चाहते थे। और ये सब रुद्र ने उन्हें मैसेज करके बताया था कि जल्द से जल्द मम्मी पापा को हवेली भेज दो। शुभ बोलता है कि तो फिर बताइए ना पापा, जाना है या फिर नहीं। संजय भी खड़ा होकर बोलता है कि जाना तो पड़ेगा ही ना बेटा, सही कह रही है संध्या, खेती बाड़ी भी तो देखनी है। इतना कहकर वो भी एक गाड़ी की तरफ बढ़ गया और देखते ही देखते संजय, सिया और संध्या के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे कि तभी सिया ने एक बार गाड़ी से गर्दन निकालकर संकल्प की तरफ देखा तो संकल्प ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए उसे बाय किया। सिया ने भी उसे बाय कर दिया और शुभ और निहाल को लगा कि शायद सिया उन्हें बाय कर रही है। उन दोनों ने भी सिया को बाय कर दिया। शुभ बोलता है कि सिया बड़ी ही प्यारी बच्ची है ना। निहाल ने कहा कि हाँ, और वैसे भी इसका बाप तो चाहता ही है ना कि हमारे किसी बेटे से इसकी शादी हो जाए, क्योंकि प्रधान जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ना। इकलौती बेटी है ये उनकी, जल्दी से जल्द इसके हाथ पीले करना चाहते हैं वो। शुभ बोलता है कि लेकिन अभी तो ये बहुत ज़्यादा छोटी है ना यार, अभी तो इसका स्कूल भी पूरा नहीं हुआ होगा शायद। शुभ भी अपनी बात को पूरी करता उससे पहले ही वहाँ पर दो गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और उसमें से नील और रुद्र दोनों ही सूर्यांश को लेकर बाहर निकलते हैं। शीला और तन्वी भी दूसरी गाड़ी में से बाहर निकलती हैं। शीला और तन्वी को देखकर शुभ और निहाल का दिमाग तो अब एकदम से खराब हो गया था। उन दोनों को देखकर तो उन दोनों का ही खून एकदम से खौलने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ आकृति की नज़रें भी अपने घर की बड़ी सी स्क्रीन पर लगी हुई टीवी पर टिकी हुई थी, जिसमें सूर्यांश और तन्वी की न्यूज़ चल रही थी। आकृति के दिल की धड़कनें तो अभी डबल स्पीड के साथ एकदम से भागने लगी थी और उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। आकृति को यकीन नहीं हो रहा था कि सूर्यांश तन्वी के साथ होटल के एक ही कमरे में मिला है एक साथ और इस तरह से उसकी बदनामी हो जाएगी। उसने कभी भी नहीं सोचा था। आकृति की आंखों से आंसू एकदम से टप टप बहने लगे थे और तभी सक्षम ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आकृति इस वक्त इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने पलटकर सक्षम को देखा और एकदम से उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। सक्षम ने भी आकृति को संभालते हुए कहा कि आकृति, मुझे यकीन नहीं है कि सूर्यांश ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन आप इस सच को झुठला भी तो नहीं सकती हो ना। अच्छा ही हुआ कि तेरा रिश्ता उस घर में नहीं हुआ है। खुद को संभालो आकृति, खुद को संभालो तुम। वहीं प्रताप हाउस में इस वक्त तनाव का माहौल था। सूर्यांश गुनहगारों की तरह सोफे पर बैठा हुआ था और उसे बस आकृति की चिंता हो रही थी। बाकी तो वो जानता ही था कि उसकी फैमिली उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करेगी। उसके जहन में बस आकृति ही घूम रही थी। वो बार बार उस पल को याद कर रहा था जब उसकी आंखें खुली और दुनिया भर की मीडिया उसके सामने खड़ी हुई थी। नील और रुद्र भी एकदम शांति से चुपचाप बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस शीला तन्वी को गले लगाकर जबरदस्ती रोने का नाटक कर रही थी। आखिरकार नील बोलता है कि शीला जी, आप क्या चाहती हैं। शीला ने भी गुस्से में कहा कि एक माँ अपनी बेटी की इज्जत के लिए क्या ही चाहेगी भला। मैं बस यही चाहती हूँ कि सूर्यांश और तन्वी की शादी कर दी जाए, और कुछ नहीं पता मुझे। यह सुनते ही सूर्यांश एकदम से उठा और गुस्से में बोला कि मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया है, जबरदस्ती मुझे इसके साथ मत बांधिए। आप समझी ना, आप मेरी भी जिंदगी बर्बाद करेंगी और अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करेंगी। मैं तन्वी से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये कहकर सूर्यांश भी गुस्से में वहां से सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। वो सीधा अपने कमरे में आया और उसने आकृति को कॉल किया, लेकिन आकृति ने सूर्यांश का फोन देखकर फोन स्विच ऑफ कर दिया था और बेड पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगती है। सक्षम ये सारा नज़ारा दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी अपने बहन के लिए थोड़ी सी चिंता थी। उसके चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे वो चाहता ही हो कि आकृति और सूर्यांश का रिश्ता टूट जाए। तो वहीं दूसरी तरफ शीला जी भी रोते हुए बोलती हैं कि मिस्टर प्रताप, आप तो जानते ही हो ना एक माँ का दर्द क्या होता है। अगर आप सच में चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो आप तन्वी की शादी सूर्यांश के साथ करवा दीजिए, वरना मैं तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। जब से इसके पापा ने मुझे डाइवोर्स दिया है ना, मैंने अपनी बेटी को बहुत ही संभाल कर पाला बड़ा किया है। ये सुनकर तो जूनियर प्रताप हैरानी से शीला को देख रहे थे। किसी को भी शीला की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब पूरे मीडिया में तन्वी और
सूर्यांश की बदनामी तो हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी इस बात पर यकीन करना ही पड़ता। आखिरकार नील बोलता है कि शीला जी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अपनी बेटी को लेकर चली जाइए, सूर्यांश और तन्वी की शादी जरूर होगी। ये सुनकर तो सभी लोग एकदम हैरानी से नील की तरफ देखने लगे थे और नील भी वहां से उठकर सीधा अपने कमरे में चला गया था। नील की ये बात सुनकर तो शीला के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी अपनी बेटी को उठाया और बोली कि बस बस चुप हो जा तन्वी, तन्वी चुप हो जा तू। मैं जानती थी प्रताप खानदान हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे। ये कहकर वो भी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई और अवनी, जो कि अभी सारी बातों को सुन रही थी, वो झटके से सोफे पर आकर बैठ गई और एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। सूर्यांश ने तो कई बार आकृति को कॉल कर डाला था, लेकिन आकृति का फोन बार बार स्विच ऑफ ही बता रहा था। यहाँ तक कि सूर्यांश ने तो सक्षम को भी कॉल किया था, लेकिन सक्षम ने तो जानबूझकर फोन रिसीव नहीं किया था, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं था कि आकृति और सूर्यांश के बीच में कोई भी रिश्ता बने या इन दोनों की गलती से भी शादी हो। सूर्यांश ने भी एकदम से गुस्से में अपना फोन जोर से दीवार पर पटक कर मारा। वहां पर रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाकर धड़ाम से जमीन पर जोर से दे मारा और फिर अपने सामने रखी हुई चेयर पर जोर जोर से लाते मारने लगा। तभी पीछे से रुद्र ने कहा कि सूर्यांश, ये सब करने से एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्यों इन सब चीज़ों को, बेसारी चीज़ों को अपने गुस्सा निकाल रहे हो तुम इन सब पर। सूर्यांश ने भी पलट कर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र भी सूर्यांश को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि सूर्यांश की आंखें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लाल थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा रोना चाहता हो, लेकिन मर्द होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो रो नहीं रहा हो। रुद्र ने जब सूर्यांश को ऐसे देखा तो न जाने क्यों उसे सूर्यांश के अंदर 20 साल पुराना रुद्र नजर आ गया। रुद्र ने भी अपनी बाहें सूर्यांश की तरफ बढ़ाई और फिर सूर्यांश बिना वक्त गवाए जाकर सीधा रुद्र को अपने गले लगा लेता है। सूर्यांश रोया नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अभी गीली हो गई थी और रुद्र, जो कि अभी सूर्यांश की सिसकियों को महसूस कर पा रहा था, सूर्यांश इस वक्त कितने दर्द में है उसे अच्छे से पता था। रुद्र भी सूर्यांश को संभालते हुए बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा सूर्यांश, ऐसे दिल छोटा नहीं करते हैं बेटा। मैं करूँगा तुम्हारे पापा से बात, हम ऐसे ही तुम्हारी शादी तन्वी से बिल्कुल नहीं करेंगे। सूर्यांश ने भी गुस्से में कहा कि मैं घर से भाग जाऊंगा चाचू, अगर किसी ने भी मेरी शादी तन्वी से करने की कोशिश भी की, मैं नहीं कर सकता हूँ उस औरत से शादी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कहता हूँ चाचू, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तन्वी की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो बस आकृति की, वो मुझे गलत समझेगी। अब तो मीडिया के थ्रू आकृति को भी सब कुछ सच पता चल गया होगा ना। रुद्र बोलता है कि मैंने मीडिया में जितनी भी फोटोग्राफ्स या वीडियोस थी ना, सब कुछ डिलीट करवा दी हैं, पर हाँ, शायद आकृति को सब कुछ पता चल गया होगा। पर तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे चाचू तुम्हारे साथ में है बेटा। सूर्यांश अभी भी रुद्र से अलग नहीं हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक रुद्र ही है जो उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। तो वहीं रुद्र को भी शीला और तन्वी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और उससे ज़्यादा गुस्सा तो उसे नील पर आ रहा था कि नील ने बिना सोचे समझे ही तन्वी और सूर्यांश का रिश्ता कैसे स्वीकार कर दिया। और फिर रुद्र ने भी सूर्यांश को खुद से थोड़ा सा दूर किया और उसके गाल पर हाथ लगाकर बोला कि मैं तेरे पापा से बात करता हूँ, लेकिन हाँ, तू खुद को संभाल, इतना गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा बेटा। सूर्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और रुद्र वापस से वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाते जाते बिना पलटे ही बोला कि और आज घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना, घर पर ही रहना, बाहर जाना सेफ नहीं है तेरा अभी। सूर्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि ठीक है चाचू, लेकिन सूर्यांश भी डिसाइड कर चुका था कि वो एक बार आकृति से तो ज़रूर मिलेगा, उसे अपनी बेगुनाही होने की यकीन तो ज़रूर दिलवाएगा। तो वहीं रुद्र भी सीधा नील के कमरे में आ गया था। नील बेड पर बैठा हुआ था और देखकर ही पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा परेशान है। रुद्र जाकर नील के पास कुर्सी डालकर बैठ गया और उसने भी नील के हाथ पर अपना हाथ रखा। तो नील बोलता है कि रुद्र, तेरे समझाने से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तू चला जाए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होगा आखिरकार इस कहानी में? क्या नील ज़बरदस्ती करवाएगा सूर्यांश और तन्वी की शादी, या फिर आकृति को हो जाएगा सूर्यांश की बातों पर यकीन? क्या होने वाला है इस कहानी में, नेक्स्ट एपिसोड में देखें।